Hello students, today in this lecture we are going to discuss the concept of orbital velocity and then we are going to discuss the concept of escape velocity. Okay students? So students, first of all we are going to start off with the orbital velocity. तो बेटा orbital velocity में देखिए क्या होता है. Orbital velocity देखिए बेटा, किसी भी बॉडी को जब आप प्रोजेक्ट करते हो, ध्यान से देखिए, the concept is orbital velocity. देखिए लेट अस बेटा प्रोजेक्टाइल के अंदर हमने क्या किया था, प्रोजेक्टाइल के अंदर हमने किया था लेट अस सपोज इट इज द ग्राउंड और लेट अस सपोज इट इज द बॉडी. बॉडी को स्ट्रेंथ जब आप हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं फ्रॉम सम हाइट, तो स्ट्रेंथ बॉडी ग्राउंड पे हिट करती है. ओके, और बेटा बॉडी का ये रेंज होता है. ठीक है, अब सपोज आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ाया तो स्ट्रेंथ रेंज बढ़ेगा. तो मतलब ये हुआ कि बेटा जितना ज्यादा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आप देते हैं उतना ज्यादा रेंज होता है प्रोजेक्टाइल का. अब अगर हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करें और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो हम दे रहे हैं दैट इज क्वाइट लार्ज, तो क्वाइट लार्ज है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो इस वाले केस में क्या होगा कि हम अर्थ का कर्वेचर कंसीडर करेंगे. लेट अस सपोज इट इज द कर्वेचर ऑफ अर्थ एंड फ्रॉम सम हाइट, लेट अस सपोज से हाइट से हम बॉडी को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे हैं और अगर ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी काफी ज्यादा है तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए बॉडी अर्थ पर हिट करेगी. थोड़ा वेलोसिटी अगर और बढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स रेंज और ज्यादा होगा. तो जैसे जैसे आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे रेंज बढ़ता जाएगा. ऐसा क्या हो कि स्टूडेंट्स अगर रेंज इनफाइनटली लार्ज हो जाए, बेटा रेंज इनफाइनटली लार्ज हो जाएगा मतलब क्या हुआ, दो पैरेलल लाइंस कहां मीट करती हैं, दो पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पे मीट करती हैं. तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम रेंज मतलब इनफाइनटली लार्ज रेंज के लिए आप क्या करेंगे कि बेटा बॉडी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगी. क्लियर? तो स्टूडेंट्स जब सैटेलाइट को प्रोजेक्ट किया जाता है तो सैटेलाइट का प्रोजेक्शन इस तरीके से किया जाता है कि अगर सैटेलाइट को एक बारी आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दें तो स्टूडेंट्स वो ग्राउंड पर हिट करने के बजाय अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देता है. तो स्टूडेंट्स बेटा जिस मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से सैटेलाइट को प्रोजेक्ट किया उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं. समझ आ गई ये बात? अब ध्यान से देखिए, लेट अस सपोज से इट इज द अर्थ, कैपिटल M इज द मास, कैपिटल R इज द रेडियस, और बेटा जो सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है. मान लेते हैं सिंस स्मॉल h बी द हाइट ऑफ द सैटेलाइट और सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया था v0. ठीक है, तो स्विंस अब ध्यान से देखिए जब सैटेलाइट स्विंस किसी भी पॉइंट को क्रॉस करेगा तो जो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ होगा दैट इज से स्मॉल r. अब बेटा जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो रेवोल्यूशन के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स. तो अर्थ ने सैटेलाइट के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगाया और जो ग्रेविटेशनल पुल है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखें, ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखें. डेफिनेशन में लिखें इट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद व्हिच द बॉडी इज प्रोजेक्टेड सच दैट इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. फुल स्टॉप. अब बेटा बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी की. फ्रेंड्स ये आपने फिगर कॉपी करना है. कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है, कैपिटल R रेडियस ऑफ द अर्थ है एंड लेट अस सपोज से स्मॉल m बी द मास ऑफ द सैटेलाइट, या फिर एक काम करते हैं m नॉट कर लेते हैं, m नॉट बी द मास ऑफ, चलिए एक काम करें m ही रखेगा, स्मॉल m बी द मास ऑफ द सैटेलाइट व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. समझ आ गई ये बात? क्लियर? तो ये वाला फिगर आपने कॉपी करना है. कॉपी करने के बाद लिखें सपोज कैपिटल M and capital R be the mass and radius of earth, full stop. The satellite of mass small m is projected horizontally with the minimum velocity v0 such that it revolves around the earth in the circular orbit of radius small r. Full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखें, so as the gravitational pull
on the satellite by the earth will provide the necessary centripetal force and the speed with which the satellite is revolving around the earth is its orbital velocity. तो अब ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो ग्रेविटेशनल पुल होगा सैटेलाइट पे, दैट विल बी जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर. गॉट इट सेंस? अब बेटा ये जो ग्रेविटेशनल पुल है ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. सेंट्रीपिटल फोर्स mv0 square divided by r. Okay, so this implies that mv0 square divided by r, it will be equals to g capital M small m divided by small r. बेटा स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये r square सॉरी, और ये r से एक r कैंसिल हो जाएगा. so this v0 square is written as say g capital M divided by small r. so since this v0 is written as say under root of g capital M divided by small r. ओके सर, तो आप ध्यान से देखें बेटा, ऑर्बिटल वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में बेटा जो बॉडी रिवॉल्व कर रही है, जो सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी उस सैटेलाइट के या रिवॉल्विंग बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है. इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, और वी कैन से दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. बात समझ आ गई? सो सिंस इट इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन व्हिच इज टू बी यूज्ड, नाउ लेट अस सपोज से small g be the acceleration due to gravity on the surface of earth. So we can say the small g is equals to g capital M divided by r square. Okay, तो यहां से हम gm का वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं. Now since this capital G capital M is written as say g multiplied with r square. अब बेटा gm का वैल्यू यहां पे लगाएंगे. So this v0 is written as, v0 को हम लिख सकते हैं it is g multiplied with r square divided by small r. ओके, और ये बेटा स्मॉल r का जो वैल्यू है, स्मॉल r is equals to capital R plus h, where what is h? Where h is the height of the satellite from the surface of earth. h is the height of the satellite from the surface of earth. बात समझ आ गई? ओके, तो एक लाइन लिख लें, the orbital velocity of the satellite depends on the mass and radius of earth or acceleration due to gravity on the surface of earth. First off, the orbital velocity of the satellite does not depends on the mass of the satellite. बात समझ आ गई फ्रेंड्स? तो बेटा ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है. क्लियर? ओके, पहले आप ये कैलकुलेशन कॉपी करें, उसके बाद फिर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे. अब बेटा दूसरे नंबर में बात करेंगे टाइम पीरियड. टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट. बेटा देखिए, लेट अस सपोज से कैपिटल टी लिखिए पहले. लेट कैपिटल टी बी द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन of the satellite revolving around the earth in the circular orbit of radius small r with the speed v0. ब्रैकेट में लिखें ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल वेलोसिटी. नाउ सिंस वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? इट इज डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द स्पीड. तो बेटा जब सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, जो डिस्टेंस कवर्ड है दैट विल बी द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कुलर पाथ, सॉरी. सो द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ इट विल बी सिंपली 2 pi r, and the satellite is revolving around the earth with the speed v0, where this v0 was the orbital speed of the satellite. Clear? Now since we had calculated this v0 as it is under root of say capital G capital M divided by small r. Okay, now we have to write out the value over here. So this capital T is written as say it is 2 pi r divided by under root
capital G, capital M divided by small r. So since this expression further can be written as it is 2 pi under root r cube divided by G capital M. Now since the small r, it was equals to radius of the earth plus height of the satellite above the ground. So this T is written as, say, 2 pi under root of r plus h cube divided by Gm. Okay, since it is the expression for the time period of the revolution of the satellite around the earth. बात समझ आ गई? आप ये एक्सप्रेशन एक बार कॉपी कर लें. ओके स्टूडेंट्स, आप लोग टाइम पीरियड की डेफिनेशन से फेमिलियर हैं. टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन. लिख लें अगर डेफिनेशन आपने नहीं लिखी है. टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट is the time taken by the satellite to complete one revolution around the earth. Got it friends? अब ध्यान से सुनिए. अब बेटा बात करेंगे हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द ग्राउंड और हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ. तो हमें हाइट स्मॉल h का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है. हाइट ऑफ सैटेलाइट. देखिए स्ट्रेस फिगर वही है. नेक्स्ट लाइन में लिखें, लेट स्मॉल h बी द हाइट ऑफ द सैटेलाइट above the earth's surface. Small h be the height of the satellite above the earth's surface and capital T be the time period of revolution of the satellite around the earth. Now since we are just using the expression for time period, बेटा टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन यूज करेंगे जो हमने ऑब्टेन किया था. द टाइम पीरियड T, it was 2 pi under root of r plus h होल क्यूब डिवाइडेड बाय G कैपिटल M. ओके बेटा ये वाला एक्सप्रेशन हमने यूज करना है. तो इस वाले एक्सप्रेशन में देखिए T स्क्वायर इज रिटन एज से 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद r प्लस h होल क्यूब डिवाइडेड बाय Gm. ओके निकालना क्या है, हमें h का वैल्यू निकालना है. सो सिंस वी कैन से दैट दिस r प्लस h होल क्यूब कैन बी रिटन एज T स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद Gm डिवाइडेड बाय 4 पाई. याद रहे कैपिटल M is the mass of earth. Okay, so since this r plus h, it can be written as say T square multiplied with Gm divided by say 4 pi square. बेटा ये स्क्वायर था, whole power 1 by 3. So the small h is written as T square multiplied with Gm divided by 4 pi square whole power 1 by 3 minus r. So since it is the required expression for the height of the satellite above the earth's surface. सिंपल है, बात समझ आ गई. बेटा अब बात करेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट की. क्लियर? आप ऐसा करें, पहले ये वाला एक्सप्रेशन एक बार ये वाली कैलकुलेशन कॉपी कर लें आप. Done sirs? Now total mechanical energy of satellite. बेटा पहले लिखिए आप, लेट कैपिटल E be the total mechanical energy of the satellite revolving around the earth with the speed v0 in the circular orbit of radius small r, where small r is equals to capital R plus h. Capital R plus h. Small r is equals to capital R plus h. Capital R is the radius of earth and h is the height of the satellite above the earth's surface. तो ध्यान से देखिए, the total mechanical energy of the satellite is written as the sum of the kinetic energy and the potential energy. The total mechanical energy is written as the sum of the kinetic energy and the potential energy of the satellite.
तो देखिए सिंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज रिटन एज इट इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। बेटा वी नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी था, तो दिस वी नॉट स्क्वायर इट वाज रिटन एज से जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ था और आर रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट था। So since the kinetic energy is written as say 1/2 of capital G capital M small m divided by small r. Okay sir, तो ये एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का हो गया। अब बेटा बात करें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट की, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट बेटा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन किया था। इट वाज नेगेटिव ऑफ G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल r। बात समझ आ गई? अब बेटा ये दोनों वैल्यूज हम यहां पर प्लेस करेंगे। सो द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज रिटन एज से 1/2 ऑफ G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल r माइनस ऑफ G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल r। गॉट इट फ्रेंड्स? सो दिस E is written as say G capital M small m divided by small r is made common and we are left with 1/2 of -1। तो बेटा 1/2 -1 करेंगे तो रिजल्ट आएगा -1/2। Now since this expression is written as it is minus of 1/2 G capital M small m divided by r. So since the total mechanical energy of the satellite can be written as G capital M small m divided by minus of 2r। बेटा ये सिंपल सी बात है, समझ आ गई? तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग सैटेलाइट क्लियर हो गया। आप ये वाली कैलकुलेशन एक बारी कॉपी कर लें। यस इट्स डन। अब बेटा बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट की। तो बेटा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जब सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो सैटेलाइट का अपना एनर्जी है विच इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। तो बेटा सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट से निकालना है जिससे कि अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल ना लगा पाए। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सैटेलाइट को एनर्जी देना पड़ेगा। कम से कम कितना एनर्जी देंगे? कम से कम उतना एनर्जी देंगे जितना कि सैटेलाइट का एनर्जी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते टाइम था। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, पहले बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन लिख लें। एक सेकंड रुकिए। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। तो बेटा ध्यान से देखिए, बाइंडिंग एनर्जी का पहले डेफिनेशन लिखें। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट टू इंफिनिटी। Now, since numerically the binding energy of the satellite is the negative, the binding energy of the satellite is the negative of the total mechanical energy of the satellite. So, since this E, it was the total mechanical energy of the satellite, and the total mechanical energy of the satellite was negative of G capital M small m divided by 2r. So, since the binding energy of the satellite is negative of G capital M small m divided by 2r. Got it, friends? So the binding energy of the satellite is written as say G capital M small m divided by 2r. बात समझ आ गई friends? So it is the energy which is supplied by us to remove the satellite from its orbit to infinity. बेटा infinity तक भेजना है जिससे कि अर्थ सैटेलाइट के साथ इंटरेक्ट ना करे, मतलब अर्थ सैटेलाइट के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल ना लगा सके। समझ आ गई बात? तो फ्रेंड्स आप ये कैलकुलेशन एक बारी कॉपी कर लें। तो बेटा अभी तक हमने जितना भी किया है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेफिनेशन, एक्सप्रेशन, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, बेटा ये सब कुछ अभी तक हमने जो 5 चीजें की हैं, ये 5 चीजें कोई भी 2 डिराइव करवा लेगा या 3 डिराइव करवा लेगा या अकेला ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करवाया जाएगा तो ये आपका 3 मार्क्स में आएगा। तो अब बात करेंगे स्टूडेंट्स एस्केप वेलोसिटी की, और ये एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
डेफिनेशन के साथ इसका डेरिवेशन आएगा और ये 5 मार्क्स में आएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप किसी भी बॉडी को अर्थ सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में किसी भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, थ्रो करते हैं, तो क्या होता है, बॉडी राइज करती जाती है और बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज होता जाता है। जब हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट आता है तो वर्टिकल वेलोसिटी रिड्यूस होकर के 0 हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स वो बॉडी वापस ग्राउंड पर आ जाती है। वापस ग्राउंड पर क्यों आ रही है? क्योंकि अर्थ ने बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगाया था। समझ आ गई बात? अब मान लेते हैं यार, बॉडी को आप जो अपवर्ड वेलोसिटी दे रहे हैं वो थोड़ा सा और इंक्रीज करें, तो इसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी थोड़ा और ऊंचा जाएगी और फाइनली फिर वापस ग्राउंड पे आ जाएगी। अब आप ऐसा सोचिए कि जैसे जैसे बॉडी का डिस्टेंस अर्थ से बढ़ता जा रहा है तो बेटा जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल बॉडी पे लगेगा वो भी तो डिक्रीज होता जाएगा। तो हमें क्या करना है, एस्केप वेलोसिटी के केस में हम बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक ऐसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे कि वो बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को जस्ट एस्केप कर जाए, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। जब बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी तो जो अर्थ है वो उस बॉडी के ऊपर कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं लगाएगी। तो जब उस बॉडी के ऊपर कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं लगेगा तो बॉडी, जब आपने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट की और वो ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर जाती है तो वो वापस नहीं आएगी। समझ आ गई बात? क्लियर हो गई बात? तो आप ऐसा करें, पहले डेफिनेशन लिखें। It can be defined as the minimum vertical velocity. बेटा minimum word important है। It can be defined as the minimum vertical velocity with which, if the body is projected, it just escapes the Earth's gravitational pull. Got it, friends? अब ध्यान से देखिए बेटा, हमें एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। लेट अस सपोज से इट इज द अर्थ, द सेंटर ऑफ द अर्थ इज से हो, कैपिटल आर इज द रेडियस, और बेटा बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया विद द वेलोसिटी हुज मैग्नीट्यूड इज वीई, एंड आई एम सेइंग दैट दिस वीई इज द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर? अब बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड होता है हमारा इंफिनिटी तक, तो हम बेटा यहां पर इंफिनिटी मान रहे हैं, तो हमें बॉडी को अर्थ सरफेस पर जब बॉडी है तो पॉइंट ए पर प्रेजेंट है, तो बॉडी को अर्थ सरफेस से इंफिनिटी तक भेजना है। अब बेटा जब बॉडी इंफिनिटी पे जाएगी तो बॉडी का जो वेलोसिटी है वो यहां पर रिड्यूस होकर के 0 हो जाएगा और ग्रेविटेशनल पुल भी 0 हो जाएगा। जब ग्रेविटेशनल पुल 0 हो जाएगा तो बॉडी वापस नहीं आएगी। बात समझ आ गई? अब देखिए, जब बॉडी बेटा अर्थ सरफेस से इंफिनिटी तक जा रही है तो बॉडी सी पॉइंट जैसे बड़े सारे पॉइंट्स क्रॉस करेगी। अब बेटा जो सी पॉइंट है इस पर जो डिस्प्लेसमेंट है मान लेते हैं दैट इज से dx, वेयर दिस डिस्टेंस OC इज इक्वल्स टू से स्मॉल x। ठीक है? अब बेटा जब बॉडी पॉइंट C पर है, पॉइंट C तो ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो बॉडी के ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। बात समझ आ गई? क्लियर? अब जब बॉडी पॉइंट C को क्रॉस कर रही है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो बेटा बॉडी पर कुछ तो वर्क होगा। समझ आ गई बात? तो आपने ये वाला फिगर कॉपी करना है। ये वाला फिगर कॉपी करने के बाद लिखें बेटा, हेडिंग डाल लें एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी, इसके अगेंस्ट लिखें सपोज कैपिटल M and capital R be the mass and radius of Earth, full stop. Suppose the body is projected. Suppose the body of mass small m. Suppose the body of mass small m is projected vertically upward with the velocity whose magnitude is VE. ब्रैकेट में लिख लें एस्केप वेलोसिटी।
ब्रैकेट में लिखें एस्केप वेलोसिटी। नेक्स्ट लाइन में लिखें लेट dw बी द स्मॉल वर्क डन ऑन द बॉडी when it crosses the point C such that OC equal to small x, such that OC equal to small x। तो बेटा देखिए पहले स्मॉल वर्क डन के एक्सप्रेशन की बात हो रही है, so it is written as say F multiplied by dx। What does this F? This F is the gravitational force and this dx is the small displacement of the body at the point C। Now, according to Newton's law of gravitation, this capital F is written as say capital G(m)(m) divided by say x square. So since this dw is written as say G capital M small m divided by x square multiplied by dx. Got it, sir? अब देखिए जब बॉडी पॉइंट C को क्रॉस कर रही है तो C पॉइंट को क्रॉस करने में बॉडी पर स्मॉल वर्क किसी एक्सटर्नल एजेंट ने किया है। ओके, अब C पॉइंट जैसे तो बड़े सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे बिटवीन द पॉइंट A एंड इंफिनिटी, और हर पॉइंट को जब बॉडी क्रॉस करेगी तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसा वर्क डन होगा। बात समझ आ गई? क्या करना था? बॉडी को अर्थ सरफेस से इंफिनिटी तक भेजना था। तो इंफिनिटी तक भेजने में जो टोटल वर्क हुआ दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग दिस एक्सप्रेशन विद इन द प्रॉपर लिमिट्स। और जो लिमिट्स होंगी ध्यान से देखिए वो सेपरेशन की लिमिट्स होंगी। जब बॉडी अर्थ सरफेस पर है तो जो सेपरेशन है अर्थ के सेंटर और बॉडी के बीच में दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, और जब ये बॉडी इंफिनिटी पर पहुंच जाएगी तो अर्थ के सेंटर और बॉडी के बीच में जो सेपरेशन होगा वो इंफिनिटी होगा। बात समझ आ गई? तो स्टूडेंट्स पहले आपने ये एक्सप्रेशन कॉपी करना है। इस एक्सप्रेशन को कॉपी करने के बाद लिखें लेट W बी द टोटल वर्क डन, let W be the total work done in projecting the body from the earth's surface to infinity। देखिए तो सिंस टोटल वर्क डन की बात होगी, दिस टोटल वर्क डन इज रिटन एज इंटीग्रल ऑफ G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dx फ्रॉम R टू इंफिनिटी। तो बेटा जो लोअर लिमिट होगी सेपरेशन की दैट विल बी द रेडियस ऑफ अर्थ, और जो अपर लिमिट होगी that will be infinity। Now this work done W is written as say G capital M small m integral from R to infinity, it is x raised to power minus 2 multiplied by dx। बेटा 1 upon x square को क्या लिखेंगे? x raised to power minus 2 लिखेंगे। So since this work done W is written as say G capital M small m इंटीग्रेट कर रहे हैं x raised to power minus 2 को, तो इंटीग्रेट करने पर मिलेगा x raised to power minus 1 divided by minus 1 and it is R to infinity। बात समझ आ गई? अब ये नीचे वाला जो नेगेटिव है इसको साथ में लिख लेते हैं। So this work done W is written as negative of G capital M small m, it is 1 upon x from R to infinity। बेटा ये बात समझ आ गई? अब लिमिट्स को प्लेस कर लें आप। So this W is written as negative of G capital M small m, it is 1 upon infinity minus 1 upon R। Now since this 1 upon infinity is always 0, so this work done W is written as negative of G capital M small m multiplied with minus 1 upon capital R। Now since this negative is cancelled out with this negative sign, so this W is written as say G capital M small m divided by say capital R। So since it will be the work done in projecting the body from the earth's surface to infinity। अब बेटा ये जो वर्क हुआ ये तो एनर्जी सप्लाई हुई है, तो ये जो एनर्जी बॉडी को सप्लाई की गई है इट इज एट द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा बॉडी को क्या किया था? आपने काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड किया था फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे जैसे बॉडी राइज कर रही थी ये काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता जा रहा था, और बॉडी और अर्थ के सेंटर के बीच में जो सेपरेशन है वो बढ़ता जा रहा था। तो जब बॉडी बेटा अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी तक पहुंच रही है तो ये जो काइनेटिक एनर्जी सप्लाई की थी ये काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, और बॉडी को जो एनर्जी चाहिए था ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप करने में वो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। क्लियर? अब यहां तक कॉपी करने के बाद आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा। This work done in making the body to escape the Earth's gravitational pull is at the cost of kinetic energy imparted to the body from the surface of Earth।
So since this work done is written as the kinetic energy imparted to the body. Now the kinetic energy imparted to the body is, it is half of mve square, where ve was the magnitude of the escape velocity. So we can say that this half mve square is written as, say, g capital M small m divided by capital R. बात समझ आ गई बेटा? स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल करें, so this ve square is written as twice of g capital M divided by capital R. बेटा यहां तक पहले कॉपी कर ले, ये कॉपी कर ले, इसके बाद फिर हम ve के एक्सप्रेशन की बात करेंगे. यस फ्रेंड्स, अब ध्यान से देखिए. ध्यान से देखिए बेटा, इस वाले एक्सप्रेशन को देखिए. 2g कैपिटल M, कैपिटल M वाज द मास ऑफ अर्थ एंड कैपिटल R वाज द रेडियस ऑफ अर्थ. तो ध्यान से देखिए बेटा, जो एस्केप स्पीड है, एस्केप वेलोसिटी है, वो बॉडी के मास के ऊपर नहीं डिपेंड करती है, जिसको आपने इंफिनिटी तक भेजना था या फिर जिसको ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप कराना था. क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट लाइन में लिखें, लेट स्मॉल g be the acceleration due to gravity on the surface of earth. Let small g be the acceleration due to gravity on the surface of earth. So since the small g is written as, say, g capital M divided by r square. Now since this capital G capital M is written as small g multiplied with r square. अब बेटा ये g m का वैल्यू वहां पे लगाएंगे आप. So this ve square is written as, say, twice of small g into r square divided by, say, r. बेटा r से r कैंसिल हो गया, so this ve square is written as twice of g into r. Now since this ve can be written as under root of twice of g multiplied with capital R. अब यहां पर देखें बेटा, ध्यान से देखें, इस वाले एक्सप्रेशन को देखें. बेटा बॉडी जिसको आपने प्रोजेक्ट किया, जिसको आपने ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप कराया, एक्सप्रेशन में आपको उस बॉडी का मास नजर नहीं आ रहा है. क्लियर हो गई बात? तो बेटा एस्केप वेलोसिटी अर्थ का या किसी भी प्लेनेट का हमेशा प्लेनेट के मास और रेडियस पे डिपेंड करता है, या यूं कहें कि प्लेनेट की सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पर डिपेंड करता है. क्लियर? तो सिंस इट इज द एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. बेटा यहां तक कॉपी करने के बाद आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है. फ्रॉम द above expression we conclude that the escape velocity of the body from the surface of earth does not depends on the mass of the body, does not depends on the mass of the body which escapes the gravitational pull, which escapes the earth's gravitational pull. Next line में दोबारा लिखें, from the above expression we conclude that the escape velocity of the body depends on the mass and radius of the earth or the acceleration due to gravity on the earth's surface. बेटा बात समझ आ गई? अब एक इंपॉर्टेंट बात, अब बेटा ये स्मॉल जी 9.8, कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ. बेटा स्मॉल जी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6400 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मीटर्स, 6400 किलोमीटर. हमने पहले मीटर में कन्वर्ट कर लिया उसको. तो बेटा ये वैल्यूज यहां पे डालने के बाद जो एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू मिलता है अर्थ पे, इट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. तो सिंस अगर आप बेटा किसी भी बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो वो बॉडी पक्का अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर जाएगी. बात समझ आ गई? अब देखिए एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. अब मान लेते हैं कि आप बॉडी को 15 किलोमीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करते हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो क्या होगा? तो बेटा
जो टोटल काइनेटिक एनर्जी अब आप बॉडी को सप्लाई करेंगे उसका एक पार्ट तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप करने में काम आ जाएगा, और बाकी की जो एनर्जी बचेगी बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से स्पेस में मूव करेगी। देखिए समझिए, जब बॉडी राइज करती जाएगी बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज होता जाएगा। जब जैसे ही ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप किया, क्लियर, अब बॉडी का वेलोसिटी रिड्यूस होकर जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो बॉडी को वेलोसिटी दिया है दैट इज ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी। बात समझ आ गई? तो बेटा इस केस में क्या होगा, तो आप ऐसा करें, पहले कैलकुलेशन कॉपी कर लें, फिर इस केस को डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा समझिए, लेट अस सपोज इट इज द अर्थ, O is the center, R is the radius, बॉडी को आपने यहां से प्रोजेक्ट किया विद द स्पीड विच इज ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी। ठीक है बेटा, वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया विच इज ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी, और यहां पर है इंफिनिटी। तो जैसे जैसे बॉडी राइज करेगी वेलोसिटी नो डाउट रिड्यूस होगा, और अब जब बॉडी बेटा ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप करेगी तो यहां पर बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, या यूं कहें कि फर्दर मूव करेगी विद द वेलोसिटी लेट अस सपोज से v डैश। क्लियर? तो इंफिनिटी मतलब ग्रेविटेशनल पुल एस्केप हो गया, यहां पर हम बोलते हैं कि बॉडी इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गई है। बात समझ आ गई? क्लियर? तो बेटा आप हैश डाल के करें, हैश डाल के लिखें, इफ the body is projected vertically upward with the velocity greater than the escape velocity, then the part of the total energy of the body is utilized in overcoming the Earth's gravitational pull, and the rest of its part will be the kinetic energy with which the body continues to move in the interstellar space. Got it students? Next line में लिखें, let v be the velocity, let v be the velocity which is greater than the escape velocity ve, and v dash be the velocity of the body with which the body moves in the interstellar space. अब ध्यान से देखिए सर, अब ध्यान से देखिए, तो बेटा जो टोटल एनर्जी आपने बॉडी को इंपार्ट किया दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। v वेलोसिटी था जो आपने बॉडी को इंपार्ट किया ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बेटा ये आपका टोटल एनर्जी है, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है। अब ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है इसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट तो वो वाला एनर्जी होगा विच वॉज द वर्क डन ऑन द बॉडी इन एस्केपिंग द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल, द वर्क डन। अब जो बाकी का होगा वो काइनेटिक एनर्जी होगी जिससे कि बॉडी इंटरस्टेलर स्पेस में मूव कर रही है। सो इट इज हाफ ऑफ एम वी डैश स्क्वायर। गॉट इट स्टूडेंट्स? अब बेटा हमने अभी किया था दिस वर्क डन वाज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर वेयर वी वाज द एस्केप वेलोसिटी। सो वी कैन से it can be written as half mv square is equals to half of m ve square plus half of m v dash square. Half cancelled out, small m cancelled out, so since this v square is written as ve square plus say v dash square. Got it friends? तो बेटा तीनों वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड में ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। बात समझ आ गई?
क्लियर हो गई बात? तो फिगर में देख लें, बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया है विद द वेलोसिटी हुज मैग्नीट्यूड इज वी, with the velocity whose magnitude is v. Ve was the magnitude of the escape velocity and v dash was the velocity with which the body escapes the Earth's gravitational pull, or it continues to move with the constant velocity in the interstellar space. तो सर आप ये कैलकुलेशन एक बार कॉपी कर ले. Yes, friends, done. तो friends, बेटा केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन इस साल तो कोर्स में नहीं है, हम फिर भी एक बारी उन्हें फास्ट ट्रैक पे कर लेते हैं. ठीक है, अब ध्यान से देखिए. Kepler's laws of planetary motion. बेटा पहले बात करेंगे केपलर्स फर्स्ट लॉ की. केपलर्स फर्स्ट लॉ देखिए, केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? सिंस अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ, एवरी प्लैनेट it revolves around the sun in the elliptical orbit. ठीक है बेटा, जो प्लेनेट है जब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा तो जो पाथ डिस्क्राइब करेगा उसका जो शेप है दैट इज एलिप्टिकल. गॉट इट सेंस? और जो सन है वो इस एलिप्टिकल पाथ मतलब एलिप्स के फोकस पे प्रेजेंट है. तो आप स्टेटमेंट लिखें. इट स्टेट्स दैट एवरी प्लेनेट revolves around the earth, every planet revolves around the sun in the elliptical orbit, having the sun located at its focus. Got it, friends? आप ऐसा करें बेटा, ये वाला फिगर कॉपी करें. फोकस पर सन है और ये कोई एक प्लेनेट है जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है एलिप्टिकल ऑर्बिट में. Got it, sense? Now, second one, Kepler's second law. अब ध्यान से देखिए बेटा, केपलर सेकंड लॉ क्या कहता है उससे पहले हम कुछ बेसिक है जिसको डिस्कस करते हैं. देखिए फ्रेंड्स, हमने रोटेशनल मैकेनिक्स किया था. रोटेशनल मैकेनिक्स में किया था कि बेटा सिस्टम के ऊपर अगर एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है. अब बेटा अगर प्लेनेट और सन को हम एज अ सिस्टम कंसीडर करें तो यहां पर कोई एक्सटर्नल एजेंट तो नहीं दिखाई दे रहा है जो प्लेनेट के ऊपर टॉर्क लगाएगा. बात समझ आ गई? अब देखिए, प्लेनेट जब इस एलिप्टिकल पाथ के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो प्लेनेट यहां पर बेटा इधर देखिए आप, प्लेनेट सन से दूर है और जब इधर कहीं रिवॉल्व करेगा तो प्लेनेट सन के पास है. ठीक है सर? तो जब प्लेनेट सन के पास होगा तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा और जब प्लेनेट सन से दूर होगा तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा. तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब प्लेनेट रिवॉल्व करता है अराउंड द सन तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है जिसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी चेंज होता है. तो बेटा जब प्लेनेट सन से कहीं दूर है, प्लेनेट जब सन से कहीं दूर है, मान लेते हैं गिवन टाइम इंटरवल में प्लेनेट ने जो डिस्टेंस कवर किया, दैट इज लेट अस सपोज से स्मॉल टी टाइम के अंदर प्लेनेट बेटा इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जा रहा है. तो बेटा ये जो रेडियस वेक्टर है, इस रेडियस वेक्टर ने कोई एरिया स्वीप आउट किया और जब यही प्लेनेट सन के पास से निकलेगा तो टाइम इंटरवल हम सेम रखेंगे. गॉट इट? तो अब रेडियस वेक्टर ने ये वाला एरिया स्वीप आउट किया. तो केपलर सेकंड लॉ क्या कहता है कि बेटा प्लेनेट का जो रेडियस वेक्टर है वो इक्वल एरिया स्वीप आउट करता है इन द इक्वल टाइम इंटरवल्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द अर्थ. बात समझ आ गई? तो ये जो दो शेडेड पोर्शन है, इन दोनों शेडेड पोर्शंस का जो एरिया है वो सेम होगा. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स हमने टाइम इंटरवल सेम किया हुआ है, हमने सेम टाइम इंटरवल कंसीडर किया. ठीक है बेटा?
तो केपलर सेकंड लॉ की स्टेटमेंट आपने लिखनी है और ये वाला फिगर आपने कॉपी करना है। पहले मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप नोट कर लें। इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन, the radius vector of the planet, the radius vector लिखें, of the planet मत लिखें, the radius vector sweeps out equal areas in equal time intervals during the revolution of the planet. Got it, friends? So we can say that this dA by dt is the constant. Clear? We want to say this A is the area swept by the radius vector, and the small t is the time interval. Now since this dA by dt, it is called एरियल वेलोसिटी। ठीक है बेटा, एरिया टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इसको एरियल वेलोसिटी बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी। गॉट इट फ्रेंड्स? अब ये वाला फिगर आपने कॉपी करना है और ये वाली कैलकुलेट, ये जो इंफॉर्मेशन है इसको कॉपी करना है। गॉट इट फ्रेंड्स? अगर कॉपी कर लें। Now friends, the Kepler's third law. देखिए friends, Kepler's third law देखिए बेटा, लेट अस सपोज से कि ये एलिप्टिकल पाथ है जो प्लेनेट ने सन के अराउंड डिस्क्राइब किया था। तो एलिप्टिकल पाथ है तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो डायमीटर है, क्लियर, इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। और बेटा इधर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मार्क की है इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। बात समझ आ गई? और सेंटर लेट अस सपोज इट से ओ, क्लियर। तो ये जो डिस्टेंस होगा r, ये जो डिस्टेंस आपको r दिखाई दे रहा है इसको सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। क्लियर? अब जब प्लेनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो बेटा टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज आर क्यूब। गॉट इट फ्रेंड्स? लिखें, स्टेटमेंट लिखें। ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट, ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन in the elliptical path, the square of the time period, the square of the time period of revolution of the planet is directly proportional to the cube of semi-major axis. Directly proportional to the cube of the semi-major axis. बात समझ आ गई बेटा? So let us suppose that this capital T is the time period of revolution of the planet around the sun. So this t square is directly proportional to r cube. Now we can say that this t square is written as say k times of r cube, where this t is the time period of revolution of planet. And this capital R is the semi-major axis. Semi-major axis. बात समझ आ गई सर? तो बेटा ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एक्सप्रेशन है, इट इज द केपलर्स थर्ड लॉ। और स्टूडेंट्स ये हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। तो बल्क मैटर के अंदर मैं जो पार्ट्स हैं पहले बता रहा हूं आपको,
बल्क मैटर में सबसे पहले हमें सॉलिड्स करना है, काफी छोटा चैप्टर है और ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के अंदर बहुत छोटा है, जल्दी हो जाएगा, न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग वाइज इंपॉर्टेंट है और जो ग्राफ्स हैं वो आपने बुक से प्रिपेयर करने हैं, 1 या 2 ग्राफ्स हैं, ठीक है। और इसके बाद बेटा जो लिक्विड्स वाला सेक्शन है ये थोड़ा सा लंबा है, इसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे और फिर इसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करेंगे। तो सिंस आज हमने अपना ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीट किया, नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा बल्क मैटर की बात करेंगे, ठीक है, क्लियर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करेंगे। मैटर में सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो गैसेस इस साल हमारे कोर्स में नहीं है, मैं फिर भी एक बार उनको फास्ट ट्रैक पे डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। सो सिंस दिस इज ऑल फॉर टुडे, द रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।